नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमावत हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल PW सक्सेस पॉइंट पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को बताया है कि हमने दिल्ली सल्तनत के अंदर पांचों वंशों का अध्ययन कर लिया था। उसके बाद में हमने मुगल शासन के अंदर दोस्तों हमने बात कर ली थी। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हुमायूं के बारे में हमने चर्चा कर ली थी। हुमायूं का शासनकाल 1526 से 1530 तक रहा। सॉरी फ्रेंड्स, बाबर के बारे में हमने बात कर ली थी। बाबर का शासनकाल 1526 से 30 तक रहा। फिर उसके बाद आता है दोस्तों हुमायूं। हुमायूं 1530 से 1540 तक शासन करते हैं पहले। फिर बीच में दोस्तों शेरशाह सूरी आ जाते हैं, जो कि दोस्तों सूरवंश की स्थापना करते हैं। और 1540 से 45 तक तो शेरशाह सूरी शासन करते हैं। और दोस्तों सूरवंश चलता है 1540 से लेकर के 1555 तक। इसके बाद 1555 में वापस दोस्तों हुमायूं एंट्री लेते हैं और हुमायूं दोस्तों वापस दोस्तों आ जाते हैं शासनकाल के अंदर। और 1555 से 56 के अंदर दोस्तों हुमायूं शासन करते हैं। इसके बाद हुमायूं का बेटा आता है दोस्तों अकबर। अकबर 1556 से लेकर के 1605 तक शासन करता है। इसके बाद आता है अकबर का बेटा जहांगीर। जहांगीर 1605 से 1627 तक शासन करता है। और जहांगीर का बेटा आता है दोस्तों जिसको खुर्रम के नाम से जाना जाता था। बाद में दोस्तों जब इसने दक्षिण विजय प्राप्त की तो जहांगीर ने इसकी दोस्तों उपाधि रख दी शाहजहां। तो शाहजहां दोस्तों 1628 से लेकर के 1658 तक दोस्तों शासन करता है। और इसके बाद दोस्तों शाहजहां के शासनकाल के बाद में शाहजहां का बेटा आता है दोस्तों औरंगजेब। औरंगजेब दोस्तों 1658 से 1707 तक दोस्तों शासन करता है। इन सभी दोस्तों शासकों के बारे में हमने पहले चर्चा कर ली है। अगर आपने वीडियोज नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के जरूर देखिएगा, क्योंकि पहले से आपका बेस क्लियर नहीं होगा तो आगे की चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। तो औरंगजेब जो था दोस्तों वो आता है। तो अब बात कर लेते हैं औरंगजेब के बारे में। औरंगजेब का शासनकाल 1658 से 1707 तक। औरंगजेब का जन्म दोस्तों 3 नवंबर 1618 को दोहद जो स्थान है दोस्तों गुजरात के अंदर है, यहाँ पर होता है। इसके जो पिता हैं दोस्तों, उस पिता का नाम था दोस्तों शाहजहां। दोस्तों शाहजहां को बचपन में खुर्रम के नाम से जाना जाता था। और जो औरंगजेब हैं उनकी माता का नाम था दोस्तों अर्जुमंद बानो बेगम। इसी अर्जुमंद बानो बेगम के नाम पर दोस्तों ताजमहल बनवाया गया है। दोस्तों अर्जुमंद बानो बेगम जो मुमताज़ महल के नाम से भी जाना जाती थी। औरंगजेब के गुरु का नाम अगर आपको बताऊं दोस्तों तो वो था मीर मोहम्मद हकीम। ये दोस्तों औरंगजेब के गुरु थे। तो अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों औरंगजेब की पत्नियों की। औरंगजेब की दोस्तों पत्नी की अगर हम बात करें तो 18 मई 1637 ईस्वी को औरंगजेब का विवाह है फारस राजघराने की राजकुमारी थी दोस्तों दिलरास बानो बेगम, जिसको दोस्तों राबिया उद दौरानी कहा जाता था। इस दिलरास बानो बेगम से हुआ था दोस्तों 18 मई 1637 ईस्वी को औरंगजेब का विवाह। ये एक फारसी राजघराने की दोस्तों राजकुमारी थी और ये उसकी दोस्तों पहली पत्नी थी। औरंगजेब की पहली पत्नी का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो दिलरास बानो बेगम है। इसके बाद बात करें दोस्तों पत्नी की, तो दोस्तों पत्नी थी दिलरास बानो बेगम, नवाब बाई, औरंगाबादी महल, उदयपुरी महल आदि। इसके बाद हम बात करें पुत्रों की, तो दोस्तों मोहम्मद आजम शाह है, मोहम्मद सुल्तान, बहादुर शाह प्रथम। इसके अलावा दोस्तों सुल्तान मोहम्मद अकबर, मोहम्मद काम बख्श, ये दोस्तों इसके पुत्र थे। बात करें दोस्तों इसकी कौन कौन सी बेटियां थी, तो दोस्तों जो बेटी थी वो जैब उन निसा, जिनत उन निसा, बदर उन निसा, जबत उन निसा। इसके अलावा मेहर उन निसा दोस्तों इसकी बेटियों के नाम हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों औरंगजेब की उपाधियाँ। औरंगजेब ने कौन कौन सी उपाधि धारण करी, तो दोस्तों सबसे पहली उपाधि है बहादुर की। 15 वर्ष की आयु में दोस्तों एक बार आगरा में कुछ हाथियों ने हमला कर दिया था दोस्तों। आगरा दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंदर है, जहाँ पर दोस्तों मुगल शासन कर रहे थे। यहाँ पर दोस्तों कुछ हाथियों ने हमला कर दिया, जिससे प्रजा में भगदड़ मच गई दोस्तों। औरंगजेब ने बड़ी बहादुरी के साथ में अपनी जान को जोखिम में डाल करके इन हाथियों से दोस्तों मुकाबला किया। यह देख करके इसके पिता जो शाहजहां थे दोस्तों वो बहुत खुश हुए और औरंगजेब को दोस्तों बहादुर की उपाधि दे देते हैं। इसके बाद हम बात करें कि इसकी एक उपाधि थी आलमगीर। आलमगीर का मतलब होता है दोस्तों विश्व का विजेता। आलमगीर नाम से भी दोस्तों औरंगजेब को जाना जाता था। शाही पोशाक में एक दरवेश, तो दोस्तों ये भी एक उपाधि थी। सादा रहन सहन एवं शराब न पीने के कारण इसे शाही पोशाक में एक दरवेश कहा गया दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों इसकी उपाधियों की अगर हम बात करें तो जिंदा पीर। औरंगजेब इस्लामिक कानूनों का पूर्ण रूप से पालन करता था, इसलिए इसे दोस्तों जिंदा पीर कहा गया। जिंदा पीर का मतलब है दोस्तों साक्षात भगवान का अवतार ले लेना। इसके अलावा दोस्तों है हाफिज। हाफिज भी उपाधि थी दोस्तों।
औरंगजेब को पूरा कुरान कंठस्थ था, इसलिए इसे हाफिज कहा गया। कुरान दोस्तों इसको मुंह ज़बानी याद था औरंगजेब को, इस कारण इसको क्या उपाधि दी गई दोस्तों, हाफिज कहा गया इसको। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसकी उपाधि थी अबुल मुजफ्फर मुइनुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाह गाजी। अपने राज्य अभिषेक के अवसर पर इसने यह उपाधि धारण की थी दोस्तों। प्रत्येक दोस्तों जो शासक होता है वो अपने राज्याभिषेक के समय एक उपाधि धारण करता है। जो औरंगजेब ने उपाधि धारण करी वो थी दोस्तों अबुल मुजफ्फर मुइनुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाह गाजी। ये दोस्तों औरंगजेब की उपाधि थी दोस्तों। इसके बाद हम बात करें औरंगजेब के राज्याभिषेक की, तो दोस्तों औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक होता है। औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक होता है। इसका कारण यह है कि औरंगजेब अपने भाइयों के विरुद्ध उत्तराधिकार का युद्ध लड़ रहा था दोस्तों। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जो शाहजहां था उसके जो पुत्र हैं वो शाह शुजा वगैरह आपस में लड़ने लगते हैं। इसके कारण दोस्तों औरंगजेब का 2 बार दोस्तों राज्याभिषेक होता है उत्तराधिकारी युद्ध के चलते हुए। इसके अंदर हम बात कर लेते हैं कि सामूगढ़ की विजय के उपरांत एवं आगरा पर अधिकार कर लेने के पश्चात दोस्तों औरंगजेब ने 31 जुलाई 1658 ईस्वी को दिल्ली में अपना प्रथम राज्याभिषेक करवाया था। उसका विद्रोह उसके भाई दारा शिकोह के साथ आगे चलता रहा और दोस्तों अंत में जब वह देवराई के युद्ध में दारा शिकोह को परास्त कर देता है, तब अंतिम रूप से दोस्तों परास्त करने के बाद पुनः 15 जून 1659 ईस्वी को दिल्ली में अपना दूसरा राज्याभिषेक करवाता है। दोस्तों देवराई के युद्ध में दारा शिकोह को अंतिम रूप से परास्त कर देता है, यानी कि अब दारा शिकोह से नहीं लड़ पाएगा। इस तरह दोस्तों अंतिम निर्णायक लेने के बाद में वापस में दोस्तों औरंगजेब अपना राज्याभिषेक करवाता है 15 जून 1659 ईस्वी को, आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों इसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रमुख विद्रोह और युद्ध अभियानों की। औरंगजेब के समय हुए प्रमुख विद्रोह और युद्ध अभियानों में अगर हम देखें तो औरंगजेब की इन नीतियों की वजह से उसे कई विद्रोह का सामना करना पड़ा और इसके अलावा साम्राज्य विस्तार में उसने कई विजय भी हासिल करी थी दोस्तों बात कर लेते हैं विद्रोह में। सबसे पहले जाटों का विद्रोह है। पहला संगठित विद्रोह था दोस्तों, जिसके दोस्तों गोकुल थे, जिसके अंदर मुख्य यह औरंगजेब के खिलाफ किया गया पहला संगठित विद्रोह था जो दिल्ली और आगरा के जाटों ने किया था दोस्तों। किसानों ने, काश्तकारों और मजदूर वर्ग के लोगों ने यह विद्रोह किया था और इसमें दोस्तों सामंतों का मुख्य हाथ था दोस्तों। यह विद्रोह आर्थिक परिस्थितियों को लेकर हुआ था दोस्तों। जो आर्थिक परिस्थितियाँ थी, इकोनॉमिकल कंडीशंस, उनको लेकर के दोस्तों ये विद्रोह किया गया था। जाटों का प्रथम संगठित विद्रोह दोस्तों 1669 ईस्वी में गोकुल नामक जाट सरदार के नेतृत्व में हुआ था। ये दोस्तों मुख्य व्यक्ति था और गोकुल नामक जाट सरदार जो था इसने नेतृत्व किया था जाटों के विद्रोह का। ये दोस्तों जाटों का प्रथम संगठित विद्रोह था, 1669 ईस्वी में हुआ था। अंततः 1670 में तिलपत के युद्ध में हसन अली खान ने जाटों के विद्रोह को समाप्त कर दिया और गोकुल को दोस्तों बंदी बना करके दोस्तों मार दिया गया। इसके बाद है दोस्तों दूसरा संगठित विद्रोह राजाराम के द्वारा किया गया। गोकुल के बाद में दोस्तों 1685 ईस्वी में जाटों का दूसरा संगठित विद्रोह राजाराम के नेतृत्व में हुआ दोस्तों। इस विद्रोह में जाटों ने छापामार हमले तथा लूटमार की थी दोस्तों, यानी कि दोस्तों मुगलों के अंदर छापे मारे गए और लूटपाट मचा दी गई थी। इसने देखा कि अगर धार्मिक कट्टरता का परिचय औरंगजेब दे रहा है तो हम भी उसी प्रकार परिचय देंगे। इस तरह से उसने औरंगजेब को चिढ़ाने और दुख पहुंचाने के लिए अकबर की कब्र खुदवाई और अकबर की कब्र में से जो भी हड्डियां बाहर निकल कर आई इसने उसको जला दिया दोस्तों। ये दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। जो राजाराम जाट था इसने दोस्तों अकबर की हड्डियां निकलवाई थी। ऐसा कौन सा दोस्तों नेता था या ऐसा कौन सा नेतृत्व करने वाला व्यक्ति था जिसने दोस्तों अकबर की कब्र खुदवाई थी? तो राजाराम जाट ने दोस्तों अकबर की कब्र खुदवाई, उसकी हड्डियां बाहर निकाली और उनको जला दिया दोस्तों। ये दोस्तों राजाराम जाट ने अपने जाट विद्रोह में किया और इस घटना के बाद में औरंगजेब को दोस्तों ये अच्छी बात नहीं लगी कि उसकी जो पूर्वज था अकबर, उसकी दोस्तों हड्डियां जला दी गई। यह घटना औरंगजेब को काफ़ी दुखी कर गई और उसने दोस्तों राजाराम की हत्या करवा दी। राजाराम की हत्या के बाद उसके भतीजे चूड़ामणि ने जाटों का नेतृत्व किया। हालांकि औरंगजेब की मृत्यु 1707 में दोस्तों हो गई थी। तब तक जाट छोटे मोटे रूप में विद्रोह में शामिल रहते हैं और यह विद्रोह पूरी तरह से कभी नहीं रहता, लेकिन फिर भी राजाराम की हत्या के बाद जाटों का विद्रोह काफ़ी सीमित हो गया था दोस्तों। राजाराम दोस्तों एक मुख्य लीडर थे जाटों के अंदर, जिनके बाद में दोस्तों जिनकी मृत्यु के बाद में दोस्तों ये विद्रोह उस रूप से उभर कर नहीं आ पाया जिस तरह से आना चाहिए था। इसके बाद में है दोस्तों सतनामियों का विद्रोह या मुंडिया विद्रोह की अगर हम बात करें तो दोस्तों यह विद्रोह 1672 ईस्वी में नारनौल एवं महेंद्रगढ़, जो कहाँ पर पड़ते हैं दोस्तों, हरियाणा के अंदर आते हैं,
इस हरियाणा के आसपास के भूभाग में रहने वाले सतनामियों द्वारा किया गया था, जिन्हें मुंडिया कहा जाता था, क्योंकि वे हमेशा बाल मुंडवा कर रखते थे दोस्तों, सिर पर बाल नहीं रखते थे ये लोग, इस कारण इनको मुंडिया कहा जाता था। इन्होंने भी दोस्तों इस्लामिक धार्मिक व्यवस्था के विरोध में दोस्तों विद्रोह किया था, परंतु औरंगजेब ने इस विद्रोह को बड़ी आसानी से दबा दिया था दोस्तों। इसके बाद में है दोस्तों सिख विद्रोह है। दोस्तों बात करें सिख विद्रोह की, तो सिख विद्रोह पूरी तरह से धार्मिक विषय के संबंध में था। इन्होंने भी इस्लामिक धार्मिक व्यवस्था के विरोध में विद्रोह किया था, परंतु औरंगजेब ने इस विद्रोह को बड़ी आसानी से दबा दिया था दोस्तों। इस समय जो सिखों के गुरु थे वे 9वें गुरु थे दोस्तों, तेग बहादुर। उसने यह प्रयास किया कि अगर हम गुरु तेग बहादुर को ही इस्लाम धर्म स्वीकार करा दें तो सारा सिख संप्रदाय स्वयं ही इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेगा। इस प्रकार उसने सिखों के गुरु को ही दोस्तों इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए बुलवाया, परंतु गुरु तेग बहादुर ने इसको अस्वीकार किया और विद्रोह किया और फिर उन्हें पकड़कर दिल्ली ले जाया गया दोस्तों। गुरु तेग बहादुर को दिल्ली ले जाया गया और दिल्ली में शीशगंज के पास 1675 में दोस्तों गुरु तेग बहादुर को सर से अलग कर दिया गया दोस्तों, सर कलम कर दिया गया, गुरु तेग बहादुर का सर काट दिया गया था दोस्तों दिल्ली के अंदर शीशगंज के पास में। 1675 की बात है। सर अलग करने से पहले सिख गुरु तेग बहादुर को 5 दिन गंभीर यातनाएं दी गई और उनके सहयोगियों को भी गंभीर यातनाएं दी गई और फिर भी दोस्तों उनकी हत्या कर दी गई थी दोस्तों। इसके बावजूद दोस्तों इन्होंने दोस्तों इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं किया था। इसके बाद सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह आते हैं, जो सिखों के अंतिम गुरु थे। उन्होंने भी औरंगजेब का विद्रोह किया और उसके खिलाफ काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी। हालांकि इस विद्रोह के क्रम में उनके भी पुत्र भी उनसे दूर हो गए, यानी उनकी हत्या कर दी गई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने औरंगजेब को दोस्तों औरंगजेब की अधीनता स्वीकार नहीं की। और जो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, उन्होंने भी दोस्तों इस्लाम स्वीकार नहीं किया था दोस्तों। बाद में 1682 में औरंगजेब दक्षिण की तरफ चला जाता है और सिख उत्तर भारत में विद्रोह को जारी रखते हैं और अंत में जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, तब बहादुर शाह के समय में सिखों और मुगलों में एक प्रकार का समझौता हो जाता है दोस्तों। बात करें दोस्तों राजपूतों के विद्रोह की, तो दोस्तों राजपूत शासक अकबर के समय से मुगलों के काफ़ी सहयोगी हो गए थे। राजपूत जो शासक थे दोस्तों वो अकबर के समय से ही मुगलों के काफ़ी सहयोगी हो गए थे, क्योंकि दोस्तों सबसे पहले जो आमेर के राजा थे भारमल, उन्होंने अपनी जो पुत्री थी हरकाबाई, उनका विवाह दोस्तों मुगलों में एक जो शासक आए थे अकबर, उनसे दोस्तों अपनी पुत्री की शादी करवा दी थी। तब से दोस्तों राजपूत जो शासक होते थे वो अकबर के समय से ही मुगलों के काफ़ी सहयोगी हो गए थे। परंतु जब औरंगजेब आता है और उसकी धार्मिक कट्टरता सामने आती है, तब राजपूत भी मुगलों से दूर होने लगे थे दोस्तों। इसमें मारवाड़ और मेवाड़ जो है वे मुगलों के विद्रोह में उभर कर आते हैं। इसका कारण यह था कि मुगल इनके धार्मिक कार्यों में हस्तक्षेप करने लगे थे दोस्तों। मेवाड़ और मारवाड़ के दोस्तों जो लोग थे वो हिंदू राजपूत थे और हिंदू राजपूतों के अंदर दोस्तों जो मुगल शासक थे वो हस्तक्षेप करने लगे थे और औरंगजेब इन पर शासन करने की नीति काफ़ी कठोर अपना रहा था दोस्तों, जिसके कारण मारवाड़ और मेवाड़ ने दोस्तों विद्रोह करना उचित समझा। इस विद्रोह के क्रम में दोनों को दबा दिया जाता है और दोनों पर विजय स्थापित कर ली जाती है दोस्तों। बात करें शहजादे अकबर के विद्रोह की, तो दोस्तों मारवाड़ के संरक्षक दुर्गादास राठौड़ एवं मेवाड़ के शासक सहयोग प्राप्त करके अकबर ने 11 जनवरी 1681 को अपने खुद को दोस्तों स्वतंत्र बादशाह घोषित कर दिया। औरंगजेब का एक पुत्र था दोस्तों शहजादा अकबर। इस शहजादे अकबर ने दोस्तों मारवाड़ के जो संरक्षक थे, मारवाड़ के जो रक्षक थे दुर्गादास राठौड़, इनके द्वारा और दोस्तों मेवाड़ के शासक के सहयोग से 11 जनवरी 1681 को दोस्तों शहजादे अकबर ने स्वयं को दोस्तों स्वतंत्र बादशाह घोषित कर दिया था दोस्तों। 1681 में औरंगजेब के विरुद्ध उसके पुत्र अकबर ने विद्रोह किया। बाद में राजपूत उसका साथ छोड़ देते हैं। इसका यह कारण था कि औरंगजेब ने एक खत लिखवाया। उसने उस खत में यह लिखा कि बहुत अच्छा काम कर रहे हो तुम अकबर की, तुम राजपूतों के साथ मिलकर उनको हमारे खिलाफ भड़का रहे हो और हम राजपूतों को बारी बारी से मार रहे हैं। इस प्रकार की एक चिट्ठी उसने राजपूतों के खेमे में डाल दी थी दोस्तों। अब राजपूतों को दोस्तों ऐसा लग रहा था कि औरंगजेब और अकबर की एक चाल है, अकबर आकर हमारे साथ मित्रता मिल गया है और अब यह हमारे ही आदमियों को मरवा रहा है। इस तरह से राजपूतों को लगा कि अकबर उसका सहयोगी नहीं बल्कि दोस्तों गुप्त रूप से उनका शत्रु है, इसलिए उन्होंने अकबर का साथ छोड़ दिया था दोस्तों। ये होता है दोस्तों यहाँ पर कि जो दोस्तों औरंगजेब था उसका पुत्र था शहजादा अकबर, शहजादे अकबर का साथ दे रहे थे दोस्तों जो दुर्गादास राठौड़ हैं और मेवाड़ के शासक हैं वो दोनों। तो दोस्तों यहाँ पर ये होता है कि जब औरंगजेब को इस बात का पता लगता है कि दोस्तों अकबर को उकसाया जा रहा है, भड़काया जा रहा है औरंगजेब के खिलाफ, तो दोस्तों
औरंगजेब क्या करता है कि एक झूठी चिट्ठी लिखवा देता है और दोस्तों राजपूतों के खेमे में डलवा देता है कि तुम जिसे शासक घोषित कर रहे हो मेरे ही द्वारा नियुक्त किया गया है, तुम्हारे अंदर भेजा गया एक गुप्तचर है जो तुम्हारे ही आदमियों को मरवा रहा है। ये बात दोस्तों राजपूतों को जहन में बैठती है कि हाँ ये सच हो सकता है कि औरंगजेब की ही चाल हो और उसने अपने पुत्र को अपने पास में भेज दिया हो और अपने ही आदमियों को यहाँ पर मारा जा रहा है। जब दोस्तों अकबर भागकर शिवाजी के पास जाता है, परंतु उस समय शिवाजी नहीं थे, उनके पुत्र संभाजी थे दोस्तों। संभाजी ने भी उसको संरक्षण दिया, जिसके कारण औरंगजेब उसका पीछा करते हुए मराठा क्षेत्र तक पहुंचता है और अपने अंतिम वर्ष दक्षिण भारत में ही दोस्तों व्यतीत कर देता है दोस्तों औरंगजेब। बाद में अकबर फारस चला गया क्योंकि मराठे भी पराजित होने लगे थे और फिर फारस के शाह ने उसको संरक्षण दिया और लंबे समय तक वह वहीं रहा और बाद में अकबर की भी मृत्यु फारस के क्षेत्र में ही हो जाती है दोस्तों। जहां पर अकबर भाग कर जाता है फारस के शाह के पास में, वहां दोस्तों औरंगजेब के पुत्र अकबर की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद हम बात करें मराठों के विद्रोह की। मराठों का विस्तार शिवाजी के माध्यम से प्रारंभ हुआ था, जो कि दक्षिण भारत के महाराष्ट्र में प्रारंभ होकर पूरे दक्षिण भारत में धीरे धीरे बढ़ने लगा था दोस्तों। शिवाजी के प्रयासों को बढ़ते हुए, उनके साम्राज्य को बढ़ते हुए देख करके औरंगजेब प्रारंभ में ही सशंकित होता है, परंतु उस समय उसका ध्यान उत्तर भारत में था दोस्तों। शिवाजी दोस्तों एक साम्राज्यवादी नीति के राजा थे। मराठों में दोस्तों ये बहुत ही फेमस राजा हुए हैं, परंतु दोस्तों औरंगजेब उस समय शिवाजी पर ध्यान ना दे करके उत्तर भारत की तरफ ध्यान दे रहा था और इसी क्रम में दोस्तों शिवाजी दोस्तों अपने साम्राज्य को बढ़ाते हैं और दोस्तों अनेक प्रयासों के द्वारा दोस्तों शिवाजी अपने महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में दक्षिण भारत के अंदर दोस्तों चारों तरफ अपना कब्जा कर लेते हैं। इसने राजपूत राजा जय सिंह को शिवाजी के साथ संधि करने के लिए भेजा। पुरंदर की संधि की शर्तें दोस्तों मैं आपको बता देता हूं। शिवाजी और जय सिंह के बीच में दोस्तों जून 1665 में पुरंदर की संधि होती है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस संधि के तहत शिवाजी को अपने किले मुगलों को देने पड़ते हैं और औरंगजेब की एक तरह से प्रतीकात्मक जीत हो जाती है दोस्तों। शिवाजी को औरंगजेब की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी। साथ ही दोस्तों मिर्जा राजा जयसिंह ने शिवाजी द्वारा मुगलों के जीते गए 35 किलों में से 23 किले पुनः लौटा दिए दोस्तों। साथ ही दोस्तों जो मिर्जा राजा जयसिंह थे, उस मिर्जा राजा जयसिंह ने शिवाजी द्वारा मुगलों के जीते गए 35 किलों में से 23 किले पुनः लौटा दिए। इस संधि के तहत शिवाजी के बड़े पुत्र संभाजी को औरंगजेब के दरबार में भेजा में 5000 मनसब दिया गया दोस्तों। शिवाजी के पुत्र थे संभाजी, जिनको औरंगजेब के दरबार में भेजा गया था पुरंदर की संधि की शर्तों के तहत। बात करें पुरंदर की संधि की शर्तों की, तो जय सिंह शिवाजी को औरंगजेब के दरबार में चलने की प्रार्थना करता है। जय सिंह दोस्तों शिवाजी को औरंगजेब के दरबार में चलने की प्रार्थना करता है तथा मुगल सत्ता में रियायत दिलाने के लिए अपना आगरा में आमंत्रित करता है। 22 मई 1666 ईस्वी में शिवाजी आगरा के किले के दीवाने आम में उपस्थित हुए। तब उन्हें औरंगजेब ने आगरा में स्थित जयपुर भवन में दोस्तों नज़रबंद करवा दिया। फिर शिवाजी दोस्तों भागने में सफल हो जाते हैं। जय सिंह के पुत्र राय सिंह ने आगरा से शिवाजी को निकालने में मदद की थी दोस्तों और दक्षिण भारत में जाकर पुनः मुगलों की सेना से लड़ के कई किलों को उन्होंने जीत लिया था दोस्तों। शिवाजी की मृत्यु के बाद उसके पुत्र दोस्तों संभाजी ने मुगलों से संघर्ष जारी रखा, किंतु असावधानी के कारण 1689 में अपने मंत्री कवि कलश के साथ दोस्तों पकड़ा गया और 1689 में दोस्तों संभाजी का कत्ल कर दिया गया। 1690 तक मुगल साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर था, जो काबुल से लेकर चटगांव और कश्मीर से लेकर दोस्तों कावेरी नदी तक फैला था दोस्तों। बात करें दोस्तों दक्षिण भारत विजय की, तो दोस्तों 1682 में औरंगजेब ने दक्षिण भारत में जाने का निर्णय लिया। औरंगजेब की दक्षिण विजय का मुख्य उद्देश्य साम्राज्य विस्तार करना था। साम्राज्य विस्तार का मतलब है दोस्तों अपने साम्राज्य को बढ़ाना, और साम्राज्य विस्तार की नीति के तहत दोस्तों औरंगजेब दक्षिण विजय का मुख्य उद्देश्य बनाता है और दक्षिण भारत में जाने का निर्णय लेता है 1682 में। बात करें दोस्तों बीजापुर अभियान की, तो बीजापुर अभियान होता है दोस्तों 1685 से लेकर के 1686 तक। इस समय बीजापुर का सुल्तान था दोस्तों सिकंदर आदिल शाह। औरंगजेब ने इसे पराजित कर इसके किले पर अधिकार कर लिया। 1 लाख रुपये वार्षिक पेंशन देकर बीजापुर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया दोस्तों। इसके बाद में आता है दोस्तों गोलकुंडा अभियान 1686 से 1687 के बीच में होता है। इस समय गोलकुंडा का शासक था अबुल हसन कुतुब शाह है। औरंगजेब ने इसे बंदी बना लिया और इसे 50,000 रुपये वार्षिक पेंशन देकर के इसके राज्य को मुगल साम्राज्य में मिला लिया दोस्तों। इस प्रकार जो दक्षिण भारत के प्रमुख विरोधी थे दोस्तों, उन सबको दबाने में दोस्तों औरंगजेब सफल रहा। परंतु एक कहावत यह भी है कि दक्षिण भारत औरंगजेब का कब्रिस्तान सिद्ध हुआ और वह अपने अंतिम 25 वर्ष वहीं फंसा रह गया, उन्हें ही सीमित करता रह गया और उत्तर भारत को ध्यान नहीं दे पाया था दोस्तों।
जिसके कारण जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है मुगलों के पतन का दौर शुरू हो जाता है दोस्तों। इसके बाद हम बात करें औरंगजेब की मृत्यु की, तो दोस्तों औरंगजेब की मृत्यु 3 मार्च 1707 ईस्वी को अहमदनगर के पास में होती है, महाराष्ट्र राज्य में। औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद जिले के खुलदाबाद नामक शहर में महाराष्ट्र में बना हुआ है दोस्तों। मकबरा ध्यान रखिएगा, रेलवे जैसे एग्जाम्स में कई बार पूछ लिया जाता है औरंगजेब का मकबरा कहाँ है, तो औरंगाबाद जिले के खुलदाबाद नामक शहर में महाराष्ट्र में है दोस्तों। इसके बाद हम बात करें कि औरंगजेब से जुड़े कुछ अन्य बिंदु कौन कौन से हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, तो दोस्तों यहाँ पर आता है बीबी का मकबरा। दोस्तों बीबी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित एक मकबरा है। बीबी का मकबरा मुगल सम्राट औरंगजेब ने 1658 से 1707 ईस्वी के अंदर दोस्तों पत्नी थी इनकी राबिया उल दौरानी उर्फ दिलरस बानो बेगम, इनके नाम पर एक मकबरा बनवाया है। बीबी के मकबरे का निर्माण मुगल बादशाह औरंगजेब ने अंतिम 17वीं शताब्दी में करवाया था। कई इतिहासकारों के अनुसार इस मकबरे का निर्माण मुगल बादशाह औरंगजेब के पुत्र आजम शाह ने अपनी मां दिलरस बानो बेगम की याद में बनवाया था। और कई इतिहासकारों का मानना है कि औरंगजेब ने दोस्तों स्वयं राबिया उल दौरानी उर्फ दिलरस बानो बेगम जो कि औरंगजेब की पत्नी थी उनकी याद में बनवाया था दोस्तों। इसके बाद हम बात करें कि इसे ताजमहल की घटिया यानी कि फुहड़ नकल कहा जाता है दोस्तों। यानी कि एक ताजमहल के जैसा आकार है इसका, इस कारण इसको ताजमहल की घटिया नकल कहा जाता है। इसे दक्षिण का ताजमहल या द्वितीय ताजमहल कहा जाता है दोस्तों। इसे दोस्तों मिनी ताजमहल भी कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा, मिनी ताजमहल कहा जाता है बीबी के मकबरे को। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मोती मस्जिद की। मोती मस्जिद का निर्माण 1659 से 60 में औरंगजेब ने करवाया था दोस्तों। मोती मस्जिद दोस्तों नई दिल्ली में लाल किला परिसर में स्थित है। इसे सफेद संगमरमर का उपयोग करके बनाया गया है दोस्तों। आगरा की मोती मस्जिद को शाहजहां ने बनवाया था दोस्तों, जबकि जो दिल्ली की जो लाल किला परिसर में बनी हुई है उसको दोस्तों औरंगजेब ने बनवाया है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसने यह घोषणा कर दी थी, यानी कि औरंगजेब ने यह घोषणा कर दी थी कि कुरान के आधार पर ही शासन होगा, अर्थात शरीयत के आधार पर ही शासन व्यवस्था चलाई जाएगी और इसके लिए जो भी चीज़ें गैर पारंपरिक हैं यानी इस्लाम के अनुसार नहीं है उन सबको दोस्तों बंद कर दिया जाएगा। ये दोस्तों औरंगजेब ने कहा था। इस क्रम में उसने दोस्तों नवरोज त्योहार को बंद करवा दिया था। झरोका दर्शन जो शासक के द्वारा झरोका दर्शन देने की परंपरा चलाई गई थी उसे भी दोस्तों उसने बंद करवा दिया गया था। इसके अलावा ध्यान रखना है मुख्य आपको नवरोज त्योहार दोस्तों किसके द्वारा बंद करवाया गया, औरंगजेब के द्वारा। तुलादान जिसकी शुरुआत अकबर ने की थी, जिसमें राजा के वजन के बराबर दोस्तों सोने चांदी के सिक्के तोले जाते थे और उसे दान के रूप में बांटा जाता था, इस प्रथा को भी दोस्तों औरंगजेब ने बंद करवा दिया। इसके अलावा दोस्तों सिक्कों पर कलमा खुदवाना भी उसने बंद करवा दिया था। सिजदा और पेबोज जैसी प्रथाओं को भी प्रतिबंध किया गया था दोस्तों, यानी कि राजा के पैरों में झुककर और दोस्तों उसके हाथों को चूम करके सलाम करना, ये सिजदा और पेबोज प्रथाएं हैं जिनको दोस्तों औरंगजेब ने प्रतिबंधित कर दिया, क्योंकि वे प्रथाएं दोस्तों इस्लाम की मान्यताओं के विपरीत थी। यानी कि इस्लाम में यानी कि कुरान में शरीयत में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है और दोस्तों औरंगजेब था वो दोस्तों शरीयत के अनुसार ही चल रहा था। इस कारण दोस्तों ऐसी जितनी भी प्रथाएं थी, चाहे वो हिंदू राजाओं की हो, चाहे उनके द्वारा खुद के द्वारा मुगलों के द्वारा चलवाई गई प्रथा हो, उन सबको दोस्तों औरंगजेब ने बंद करवा दिया। औरंगजेब 1663 ईस्वी में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया तथा हिंदुओं पर तीर्थ यात्रा कर लगाया। यद्यपि इससे पूर्व अकबर ने भी सती प्रथा को बंद कराने का प्रयास किया, किंतु औरंगजेब ने इसे पूर्ण रूप से दोस्तों बंद करवा दिया था। यानी कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि कुरान के अंदर या शरीयत के अंदर ऐसा कोई नहीं उल्लेख होता है कि किसी महारानी की या किसी राजकुमारी के पति की मृत्यु होने पर वो सती हो उसके साथ। तो दोस्तों यही कारण था कि औरंगजेब ने दोस्तों हिंदू प्रथाओं को बंद किया, क्योंकि दोस्तों वो कुरान के अनुसार चलता था। इसके अलावा दोस्तों इसने क्या किया, जो अपने हिंदू धर्म के लोग होते थे उन हिंदू धर्म के लोगों को जो दोस्तों तीर्थ यात्रा पर जाते थे, उस तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए दोस्तों कर लिया जाता था। तो तीर्थ यात्रा कर किसने लगाया दोस्तों हिंदुओं पर, वो लगाया था औरंगजेब ने। इसके बाद हम बात करें 1679 ईस्वी में औरंगजेब ने हिंदुओं पर पुनः दोस्तों जजिया कर लगा दिया दोस्तों। औरंगजेब ने दोस्तों मुहतसिब यानी कि धर्माधिकारी नामक अधिकार की नियुक्ति की, जिसका कार्य समाज में यह देखना था कि आम जनता धर्म के अनुसार आचरण कर रही है या नहीं। यानी कि औरंगजेब ने एक ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति की जो यह देख रहा था कि औरंगजेब के अनुसार दोस्तों शासन चल रहा है या नहीं। कुछ सामाजिक प्रथाएं जैसे कि समाज में जो वैशल्य शहरों के पास चलाए जाते थे उन्हें उसने बंद करवा दिया और वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को विवाह करने के लिए कहा गया, तो उन्हें यह व्यवसाय छोड़ने के लिए कहा गया था दोस्तों।
अकबर, जहांगीर, शाहजहां इन सभी ने दोस्तों संगीत, चित्रकला, नाच गान सबको प्रोत्साहन दिया और अपने दरबार का एक अंग बना लिया था। परंतु औरंगजेब ने दोस्तों उन सबको दोस्तों बंद करवा दिया था दोस्तों। इसके बाद हम बात करें, औरंगजेब ने संगीत और नृत्य पर पाबंदी जरूर लगाई थी, परंतु वह स्वयं वीणा बजाने में दोस्तों उस्ताद था। उस्ताद का मतलब है दोस्तों पारंगत था। वह स्वयं एक अच्छी वीणा बजाने में दोस्तों सफल था। इसने मुगल सेना में हिंदुओं को काफ़ी जगह दी। पूरे मुगल शासनकाल के दौरान इतने हिंदू सेनापति किसी के शासनकाल में नहीं थे जितने दोस्तों औरंगजेब के शासनकाल में रहे। औरंगजेब के समय सर्वाधिक हिंदू सेनापति किसी मुगल सेना में थे। उसने हिंदू सेनापतियों का अनुपात कुल सेनापतियों का 1/2 यानी कि 33% रखा था, 1/3 रखा था दोस्तों, यानी कि 33% रखा था। बाकी दोस्तों 1/2 मुस्लिम सेनापति थे दोस्तों। इसके बाद हम बात करें, अकबर, जहांगीर, शाहजहां इन सभी ने संगीत, चित्रकला, नाच गान सबको प्रोत्साहन दिया, परंतु अपने दरबार का एक अंग बना लिया था। परंतु औरंगजेब ने दोस्तों इन सबको क्या कर दिया था, बंद कर दिया था। ये लाइनें दोस्तों रिपीट हो गई हैं। इसने दोस्तों औरंगजेब ने शरीयत के विरुद्ध लिए जाने वाले लगभग 80 करों को समाप्त करवा दिया था दोस्तों। इन्हीं में दोस्तों आबवाब नाम से जाना जाने वाला रायदारी यानी कि परिवहन कर और पानडारी यानी कि चुंगी कर नामक स्थानीय कर भी शामिल थे, जो कि औरंगजेब के द्वारा बंद कर दिए गए थे दोस्तों, समाप्त कर दिए गए थे। और दोस्तों ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। यहाँ पर दोस्तों जो दिल्ली सल्तनत काल के जो वीडियोज हैं, अन्य जो वीडियोज हैं वो आपको दोस्तों यहाँ पर मिल जाएंगे। और जो आपका टेलीग्राम चैनल है वो PW सक्सेस पॉइंट के नाम से आप सर्च कर लीजिएगा। वहाँ पर दोस्तों ये टेलीग्राम पर आपको PDF दे दी जाएगी। और दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि शॉर्ट नोट्स के माध्यम से मैं आपको संपूर्ण दोस्तों डिटेल के साथ में आपको तैयारी करवा रहा हूँ, जहाँ से आने वाले एग्जाम्स में आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। PDF आप अपने पास सेव रखिएगा, बार बार इसका रिविजन कीजिएगा। थैंक यू सो मच।